इंडिया की कैपिटल दिल्ली में आतंकी हमला हुआ लाल किले को 10 नवंबर को, और ये हमले में 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए और 13 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले ही। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरह जानेंगे किसका हाथ था उसके पीछे और कौन कौन लोग इसमें शामिल है और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया। तो इस चीज़ की शुरुआत होती है सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से। वहाँ से एक वाइट कलर की I-20 गाड़ी निकलती है और जाके लाल किले के सामने रेड लाइट पे रुक जाती है, और वहाँ पे एकदम से 6:55 और कई लोगों का कहना है 6:51, 6:55 और 7 बजे तक की ये 3 टाइमिंग्स बताई जा रही हैं, जिसमें कि बड़ी तेज धमाका हुआ और उस धमाके के बाद 6 से ज्यादा गाड़ियां और 3 से ज्यादा ऑटो रिक्शास ब्लास्ट हो गए और लोगों के बॉडियों के अंग उड़ के गिरने लगे। इवन की काफी ज्यादा तेज आवाज होने की वजह से काफी ज्यादा डेंसिटी का वो बॉम्ब था। जैसे ये बॉम्ब फटा उसके कुछ टाइम बाद ही दिल्ली फायर सर्विस को कॉल जाती है और वो तुरंत आ जाते हैं, और 10 मिनट बाद ही वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और फिर एम्बुलेंस भी आ जाती है। पर एम्बुलेंस के आने से पहले ही वहाँ पे जितने चांदनी चौक के लोकल्स जो लोग थे उन्होंने पेशेंट्स को उठा के और सीधा हॉस्पिटल भेज दिया था। उस हॉस्पिटल का नाम था लोक नायक कल्याण हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल में पेशेंट जाते हैं, पर उससे पहले कि जो 20 पेशेंट को वहाँ भेजा जाता है उसमें से 13 पेशेंट की जान जा चुकी होती है। जैसे ये सब चल रहा होता है उसे कुछ टाइम बाद ही NIA और NSS जैसी 2 संस्थान वहाँ पे पहुँचते हैं, और 10 बजे रात में वहाँ पे अमित शाह भी पहुँचते हैं, जो कि सीधा पेशेंट्स से जाके मिलते हैं और पेशेंट्स के बाद जाके जहाँ पे बॉम्ब फटा है वहाँ पे जाके देखते हैं। और कुछ टाइम बाद ही सरकार पूरी तरह से डिक्लेयर कर देती है ये चीज़ कि ये एक आतंकी हमला है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस सब में कौन शामिल था और किस किस पे गवर्नमेंट का शक सबसे ज़्यादा जा रहा है और ये सारी चीज़ें कैसे घटित हुई। तो CCTV में ऐसा देखा गया है कि हुंडई I-20 का जो नंबर प्लेट था वो HR26CE7674 था। तो नंबर प्लेट से ही पता चल रहा हुआ है ये गाड़ी हरियाणा की थी। ये गाड़ी गुरुग्राम हरियाणा में रजिस्टर्ड थी और इसका जो फर्स्ट ओनर था उसका नाम मोहम्मद सलमान था। तो दिल्ली पुलिस ने इसे UAPA के तहत FIR रजिस्टर कर लिया और पूरी तरह से सरकार इसे एक आतंकवादी हमला ही मान के चल रही है। और PM जो नरेंद्र मोदी हैं हमारे, उन्होंने भी ये इसको एक साजिश का नाम दिया। हमारे देश के जम्मू कश्मीर राज्य में 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने और हरियाणा पुलिस ने मिलकर करा। और ये जो 2 डॉक्टर थे वो पाकिस्तान के आतंकी संगठन से मिले हुए थे, और उन आतंकी संगठनों का नाम है जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा से जुड़े AGH के लिए काम कर रहे थे। इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो मुजामिल का बताया जाता है। जब उसके घर पे फरीदाबाद में उसने एक घर लिया था किराए पे, उसमें जब जांच करी जाती है तो 360 किलो से ज्यादा एक्सप्लोजिव पाए जाते हैं, और जब जांच और ज्यादा अच्छे से की जाती है तो ये एक्सप्लोजिव 360 किलो के ज्यादा 3000 किलो तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे वॉकी टॉकी, राइफल्स, गन, AK-47 और पिस्टल्स और भी कई सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं, जिन चीजों के आप नाम सुन सकते हैं। यहाँ पे वायर्स, रिमोट कंट्रोल, मेटल शीट्स, बैटरीज, वॉकी टॉकी, राइफल, पिस्टल और AK-56 पाए जाते हैं। लेजेंडली उमर नबी ये नाम ही आ जाता है धमाके में, जो कि लाल किले में धमाका हुआ, और ये पुलवामा के उसी गांव से बिलोंग करता है जहाँ से मुजामिल बिलोंग करता है, और उस गांव का नाम है कोली। जो गाड़ी धमाके में फटी वो गाड़ी आखिरी बार उमर के पास ही थी। सीनियर द प्रिंटर को ये बताते हैं कि उमर जो है वो अपने दोस्त की गिरफ्तारियों को देख के घबरा गया था और उसने जल्दबाजी में धमाका कर दिया। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया ये जो अटैक था वो काफी ज्यादा पैनिक में था और डिस्प्रेशन में था, और ये अटैक में जो भी एक्सप्लोजिव यूज करे गए हैं सेम एक्सप्लोजिव फरीदाबाद में वो 3000 जो मैंने किलो बताया उसमें पाए गए थे। और ये जो बॉम्ब था वो एकदम से पैनिक अटैक इसलिए हो गया क्योंकि वो अपने दोस्तों को, जैसा कि मैंने बताया, वो घबरा गया था, और जो ये बॉम्ब को उसने सही तरीके से असेंबल नहीं करा था और ये काफी अनडेवलप्ड थे, जिससे कि इसका इम्पैक्ट काफी कम रह गया। तो पुलिस इस चीज की जांच कर रही है कि जितने भी लोग मरे हुए हैं उनमें से वो उमर कोई एक है या नहीं, और इसलिए कि उसकी माँ का जो DNA टेस्ट करा गया और वो DNA मैच करा जाएगा और देखा जाएगा कि वो जो डेथ जितनी भी हुई है उसमें से कोई उमर है या नहीं। तो साथियों, इस तरह से क्या हमारे देश में हमेशा ही सिचुएशन बनी रहेगी, और ये सिचुएशन से क्या हमें कभी राहत नहीं मिलेगी। पहले पहलगाम में, फिर यहाँ दिल्ली में, और क्या पता आने वाले टाइम में और भी जगहों पे हमें ये चीज देखने का सामना करने का मौका मिले। इस देश को आंतरिक रूप से भी तोड़ा जा रहा है। एक तरफ बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना से हमें लड़ाई नहीं करनी, इस देश के आंतरिक लोग भी इस देश की बुराई में और इस देश को तोड़ने में
साथ दे रहे हैं उन बाहर के लोगों का। और इस चीज से निपटारा करने के लिए हम देशवासियों को एकजुट होना पड़ेगा और इस चीज के लिए सोचना पड़ेगा। अगर हम नहीं सोचेंगे हमारे कंट्री के लिए और कोई कंट्रीब्यूशन हम नहीं करते तो ये काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। जिस कंट्री में आप रह रहे हैं आप उस कंट्री के लिए लॉयल नहीं है। तो फाइनली गाइस मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी जारी है और हमारे पीएम ने भी ये बोला है कि अगला बार पूरी तरीके से वॉर की तरह कंसीडर करा जाएगा। तो आप इस चीज से क्या समझते हो? और जिसने भी फाइनली लास्ट तक वीडियो देखी है उसका थैंक यू, और वो कमेंट करके बताया कि क्या ये वीडियो सच में इंफॉर्मेटिव और समझदारी वाली थी या नहीं।